या वर्ड का अरेंजमेंट। अच्छा, वर्ड और सेंटेंस का अरेंजमेंट कैसे कर सकते हैं? एक छोटा सा सेंटेंस लेते हैं, जैसे कि अब मैंने इसको सेंटेंस को ऐसे लिख दिया इसमें, जिसको कहा PQRS, ईट्स राम मैंगो इन द पार्क, ऐसे लिखा है इसमें। तो आपको क्या करना चाहिए था इसमें? राम ईट्स, तो ये आंसर बन जाएगा QPRS। आप समझ रहे हैं? तो ये एक ऐसा सेक्शन हुआ जिसमें, अब बताइए कि अरेंजमेंट किसका हो रहा है इसमें? वर्ड का हो रहा है ना। तो कभी कभी वर्ड के साथ साथ सेंटेंस भी हो जाते हैं, है ना। तो हमें सबसे छोटा पहले चलना है, फिर बाद में बड़ा चलना है। तो सबसे पहले ध्यान रखना है कि जब भी हम PQRS को पढ़ें तो इसमें कि ऑर्डरिंग ऑफ वर्ड्स भी आता है और सेंटेंस भी आता है। तो कभी कभी सेंटेंस बड़ा छोटा होता है जिसमें सिर्फ वर्ड से भी काम चल जाए, लेकिन सेंटेंस का जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसका तो ग्रामर हमेशा एक जैसा रहता है। हमें पता है इसमें बेसिक स्ट्रक्चर में सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट का एक बेसिक स्ट्रक्चर होता है, जिससे कि आपका 60-70% क्वेश्चन तो इस नॉलेज से आराम से बन जाएगा। तो अभी तक हमने जो पढ़ा हुआ ना, उसमें PQRS के सेक्शन को अगर हम बनाना चाहें तो हम उसको बनाने के लिए रेडी भी है कि नहीं, उसको थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं। तो ऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंस में क्या ये वर्ड ठीक है? और बड़ा करें थोड़ा सा, ठीक है? पीछे दिख रहा है आपको? ठीक है। तो दैट इट वुड अफेक्ट द इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस, दे रिफ्यूज ऑफ दीज रेट्स सेइंग टू डाइवर्स द वेन्यूज़, ऐसा करके एक टॉपिक है इसमें, ठीक है। तो अभी बताइए, मैंने आपको क्या बताया कि सबसे पहले क्या होना चाहिए? और मैंने कल की क्लास में बताया था आपको, प्रीवियस क्लास में, सब्जेक्ट या तो नाउन होगा या, पक्का है बात इसमें? आप बताइए कि कोई सेंटेंस ऐसा है जो कि नाउन या प्रोनाउन से शुरू हो रहा है, कोई पार्ट बताइए। क्योंकि क्यू जो है दे है, और जाहिर सी बात है कि दे जो है एक प्रोनाउन होता है ना। ही शी इट ने, ही शी इट दे प्रोनाउन है आपका। तो नॉर्मली अगर देखा जाए तो सारे सब्जेक्ट में दैट जुड़ रहा है, कंजक्शन का भी काम कर सकता है, रिलेशन का भी काम कर सकता है, ऑफ एक प्रीपोजिशन हो गया, टू भी एक प्रीपोजिशन हो गया इसमें। तो सेंटेंस का शुरुआत नॉर्मली किससे होता है? सब्जेक्ट से होता है, और सब्जेक्ट नाउन या प्रोनाउन हो सकता है। इस तरीके से देख रहे हैं, दे रिफ्यूज्ड का चांसेस सबसे ज़्यादा है। और क्यू से बनने वाला सेंटेंस देखिए कितना है। तो आप देखेंगे कि क्यू से बनने वाला सिर्फ एक ही सेंटेंस है, और बिना किसी झंझट के आंसर फट से मिल गया। तो कहने का मतलब है कि सबसे पहले हमें दिमाग में एक टेक्निक बनाना होगा, और इस टेक्निक से एक रूल है जिसको कहते हैं एलिमिनेशन रूल, यानी कि हटाना। और हटाना रूल तभी होगा जब आपके पास नॉलेज कंफर्म होगा। तो एक काम करते हैं, इसको हम देख भी लेते हैं ना, दो तरीके से चेक करते हैं। एक तो हमने पढ़ लिया कि सब्जेक्ट होना चाहिए, और दूसरे तरीके से देखेंगे कि इसका सेंस बनता है कि नहीं। सेंस ज़रूरी है कि नहीं? तो जैसे कि राम ईट्स मैंगो इन द पार्क में, राम आम खाता है गार्डन में, ये तो सेंस बन रहा है। उसी तरीके से देखते हैं क्यू में क्या बता रहा है? दे रिफ्यूज, आगे क्या है? टू डाइवर्स द वेन्यूज। डाइवर्स मतलब क्या होता है? डिस्क्लोज। डिस्क्लोज मतलब समझते हैं क्या? जैसे तुमने पैसा कहाँ रखा है, नहीं बताएंगे, ठीक बात है, यानी कि जानकारी देना। तो दे रिफ्यूज मतलब उन्होंने मना कर दिया। टू डाइवर्स द वेन्यू यानी कि जानकारी देना, जग जाहिर करना, इजहार करना। तो इन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया टू डाइवर्स द वेन्यूज़। वेन्यूज़ मतलब क्या होता है? स्थान। जैसे कि वेडिंग का वेन्यूज़ कहाँ पर है, एग्ज़ाम वेन्यू कहाँ पर है, तो वेन्यू मतलब क्या होता है? स्थान। तो उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया क्या करने के लिए? वेन्यू बताने के लिए। क्यों मना कर दिया? अब ज़रा इसके बाद देख लेते हैं। आर ऑफ दीज रेट्स सेइंग, रेट का मतलब होता है, जैसे रेड मूवी बनी है ना, अगर मान लीजिए CBI कहीं रेट डाल रही है इसमें, तो रेट डाल रही है, तो जाहिर सी बात है अगर पहले से जानकारी बता देगी कि यहाँ रेट डालेंगे तो क्या रेट में कुछ मिलेगा क्या? तो इसी तरीके से समझ के अब दोबारा पढ़ते हैं। दे रिफ्यूज्ड टू डाइवर्स द व्यूज़, टू डाइवर्स द वेन्यूज़ ऑफ दीज रेट्स सेइंग दैट इट वुड अफेक्ट द इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस, यानी कि उन्होंने जानकारी देने से मना कर दिया। क्या मना कर दिया? उसमें स्थानों के बारे में बताने से मना कर दिया कि रेट से पहले अगर जानकारी दे दिया तो ये इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस को अफेक्ट करेगा। क्या सेंस बन रहा है कि नहीं बन रहा? तो आंसर हमारे पास ये होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो क्योंकि ये तो हमें पहले से ही डिसाइडेड था, क्यों सही बन रहा है, हाँ कि नहीं? तो ऐसे क्वेश्चंस हमारे पास एकदम टू द एकदम पॉइंट बन जाते हैं। और सोचिए अगर NDA एग्ज़ाम होगा तो एक क्वेश्चन कितने नंबर का? 4 नंबर का बेनिफिट सिर्फ इतने देर में मिल गया, बिना ज़्यादा दिमाग लगाए, ग्रामर के कॉम्प्लिकेशन में गए, हमें एक क्वेश्चन ने 4 नंबर दे दिया। अब जरा एक काम करते हैं। अच्छा, आप लोग पहले क्वेश्चन से एग्री करते हैं कि नहीं?
कोई कन्फ्यूज़न? तो हम लोग दूसरे क्वेश्चन में चले जाते हैं, देखते हैं दूसरा क्वेश्चन आप बना पाते हैं कि नहीं। अब देखिए छोटा सा सेंटेंस है इसमें, दैट ही ऑलरेडी हैज़ बाइंग दिस बाइंग थिंग्स दैट रिच मैन गोज ऑन। आप सोचिए सोचिए समझिए तब बताइए। बी होगा। आर से स्टार्ट करें? अच्छा पी से स्टार्ट काहे नहीं करें? सोचिए सोचिए बताइए। इसमें आपने कहा इसमें आर से करने के लिए ना, दैट रिच मैन goes on buying things that he has already has। क्लियर बात है। अब मैं आपसे ये पूछना चाहूँ, मैंने आपको जानबूझ के ये क्वेश्चन दिया हुआ, ज़रा ध्यान से सुने। अब मुझे आप बताइए इसमें कि आपने इसको कैसे चुना, जबकि ये तो जो है सब्जेक्ट से शुरू नहीं हो रहा। नीलकमल बताएंगे, खड़े होकर बताइए जल्दी से। देखते हैं आप लोग ग्रामर कैसे यूज़ कर पाते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये तो सब्जेक्ट भी नहीं है, दैट से स्टार्ट हो रहा है, कैसे बताएंगे इसमें? पहला कैसे पता चलेगा बताइए? बैठ जाइए। कोई बताएगा आप में से? नहीं बताएगा तो हम ही बता देते हैं, हम ही जोखिम ले लेते हैं बताने का। इसमें देखिए कभी भी किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या हो सकता है? नाउन या बोलते रहना, नहीं तो फिर नहीं बताएंगे इसमें। किसी भी सेंटेंस में सेंटेंस के आगे जो है जो भी शब्द लगता है उसको हम 2-3 अलग अलग तरीके से जानते हैं, लेकिन हम मोटे तौर पर कहते हैं डिटरमिनर। और डिटरमिनर जो होता है हमारे पास, ये तो आर्टिकल होता है। आर्टिकल में क्या क्या आता है? ए, एन और द आता है। सही बात है कि नहीं? दूसरा आता है आपका पास पोजेसिव एडजेक्टिव। पोजेसिव एडजेक्टिव में क्या आता है? माई, आवर, हिज, देयर, योर आता है कि नहीं आता? और तीसरा क्या आता है हमारे पास? डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। डिमॉन्स्ट्रेटिव। अच्छा डिमॉन्स्ट्रेटिव में क्या आता है? दिस दैट। अच्छा ये हम लोग अभी पढ़े थे कि नहीं एडजेक्टिव में? पूरा बताइए। और अब जो है मैं आपको बता रहा हूँ बिल्कुल स्ट्राइक करने वाले, जिससे आपको समझ में आ जाए। किसी भी शब्द, जैसे कि हम बॉय ले लेते हैं, बॉय क्यों ले, लड़कियाँ भी तो हैं, स्टूडेंट ले लेते हैं। अगर हमें स्टूडेंट की विशेषता बतानी होगी तो हम इसमें सिंपली हम कह सकते हैं ए स्टूडेंट, यानी कि एक विद्यार्थी। सही बात है। तो स्टूडेंट से पहले ए लगा कि नहीं लगा? ठीक है। अब हमें इस स्टूडेंट के बारे में कुछ और भी बताना है, जैसे कि वो बढ़िया इस विद्यार्थी, तो क्या लगाएंगे? अ गुड स्टूडेंट। तो कहने का मतलब है ए भी लग गया, गुड भी लग गया, और गुड के साथ और भी कुछ बताना हो तो क्या बोलेंगे? अरे गुड के साथ स्मार्ट बोल देंगे, वेरी गुड। मतलब तुम भी अजीब आदमी है। एडजेक्टिव बोल रहा हूँ, गुड एंड स्मार्ट। अच्छा ज़्यादा टॉल और ब्यूटीफुल पे मत जाओ, सिर्फ इतना ही पढ़ो। एक विद्यार्थी या तो अच्छा होता है, आपने चीज़ों को जल्दी से कर लेता है, तो स्मार्टनेस। तो हम देख रहे हैं कि एक नाउन या सब्जेक्ट की विशेषता एक से ज़्यादा एडजेक्टिव बता रहा है कि नहीं बता रहा? सब्जेक्ट के आगे जो भी लगता है उसको हम अगर एडजेक्टिव बोलें तो जाहिर सा बात है कि एडजेक्टिव तो बहुत सारे हो गए फिर तो इस तरीके से एडजेक्टिव जब सब्जेक्ट के साथ एक से ज़्यादा अगर कोई विशेषता बताई जाती है तो हम उसको एडजेक्टिव वर्ड को नहीं यूज़ करके हम कहते हैं उसको डिटरमिनर। और ये डिटरमिनर में पूरा फैमिली जुड़ जाता है। आर्टिकल फैमिली में ए एन द जुड़ता है, और पॉजिटिव एडजेक्टिव में माई, योर, ये सब लिखे थे कि नहीं लिखे थे? बिल्कुल लिखे थे इसमें। तो उस तरीके से देखें तो यहाँ पर दैट क्या हो गया? एक डिटरमिनर हो गया। और डिटरमिनर किससे पहले यूज़ होता है? नाउन से पहले। तो रिच क्या हो गया? नहीं, मैन हो गया नाउन, और रिच हो गया इसका। जैसा अभी बताया ना मैंने, एक गुड स्टूडेंट और एक गुड एंड स्मार्ट स्टूडेंट, तो स्मार्ट भी है, गुड भी है। तो कहने का मतलब है सबसे पहले हमें इस बात का ध्यान रखना होगा कि अगर किसी सेंटेंस में अगर कोई एक से ज़्यादा एडजेक्टिव यूज़ हो जाए तो हमारे पास सबसे पहले क्या वर्ड यूज़ होता है? डिटरमिनर, जिसको मैंने क्लास में कैसे बताया था? डीओ, साइज, एज, शेप, कॉम, पे।
यानी कि डी सबसे पहले होगा। बताइए हाँ कि ना। एडजेक्टिव के चैनल में कितने चैनल्स होते हैं? 10 चैनल्स होते हैं। ये 10 चैनल को हमने पढ़ने का काम किया था और सबसे पहले कौन आता है इसमें? डिटरमिनर आता है। तो डिटरमिनर के बाद क्या आ जाएगा आपका? एडजेक्टिव रिच आ गया इसमें, और नाउन क्या है इसका? मैन। तो कहने का मतलब है कि ये पूरा आर जो है एक सब्जेक्ट हुआ, क्योंकि ये पूरे इसमें एक सब्जेक्ट के बारे में ही बताया जा रहा है। दैट रिच मैन यानी कि एक सब्जेक्ट की जानकारी दी जा रही है, और दैट एक डिटरमिनर है, और डिटरमिनर हमेशा ही नाउन से पहले आएगा और एडजेक्टिव भी नाउन से पहले आएगा। जाहिर सी बात है, एडजेक्टिव आगे पीछे आ सकता है, लेकिन सीक्वेंस में देखा जाए तो डिटरमिनर सबसे पहले और उसके बाद दूसरे एडजेक्टिव्स आने की बात हो रही है। अच्छा, कोई गरीब है कि अमीर है, ये किसके ऊपर डिपेंड करता है? आपकी सोच पे करता है। तो जाहिर सी बात है ये आपका ओपिनियन हो गया। तो रिच क्या हो गया आपका? एडजेक्टिव ऑफ ओपिनियन। एडजेक्टिव ऑफ ओपिनियन। अगर कहें तुम बहुत गरीब हो, तो हो सकता है आपके पास लाखों रुपए हैं लेकिन आपको गरीब कोई मान रहा है। अच्छा, और तो हो गया, मैं तो कभी कभी देखता हूँ तुम गरीबों जैसा व्यवहार कर रहे हो, ये भी बड़ा अजीब है इसमें। अब यहाँ से गरीब नहीं भी है तो व्यवहार हो गया इसमें। आपने सुना है कभी ऐसा? तो कहने, हाँ तुम अपने आदत से गरीब हो। अच्छा एक बात बताइए, ये शब्द को बनाने वाले लोग कैसे, किस आधार पर कहते हैं? ओपिनियन पे ही कहते हैं ना इसमें। तो अमीर और गरीब होना एक ओपिनियन ही हो गया। अच्छा, गरीब से जाके पूछे तुम कैसे? अरे दुनिया के सबसे अमीर हमें कोई टेंशन ही नहीं है। तो जाहिर सी बात है ओपिनियन ही तो हुआ इसमें, पैसा से थोड़ा ना कोई अमीर हुआ। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं ये सब्जेक्ट होगा, तो यानी हमें सब्जेक्ट अगर मिल गया इसमें तो हमें सबसे पहले क्या लिखना होगा? और इस तरीके से हमारे पास 2 क्वेश्चंस के तो पैरामीटर ख़त्म हो गए, यानी कि ये ख़त्म और ये ख़त्म। अब हमारे पास आर से स्टार्ट होना चाहिए। अब हमें सिर्फ देखना है इसमें कि आर के बाद कनेक्टिंग वर्ड सही जा रहा है कि नहीं, यानी कि हम आर के बाद या तो पी लगाएं या एस लगाएं। ज़रा देखेंगे इसमें, द रिच मैन दैट ही ऑलरेडी हैज़, द रिच मैन गोज़ ऑन, दोनों में से क्या लगाएं? तो द रिच मैन गोज़ ऑन बाइंग थिंग्स दैट ही ऑलरेडी हैज़। तो अमीर आदमी जो है खरीदे जा रहा है वो सामान जो उसके पास पहले से ही है। तो जाहिर सी बात है ये सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या बन रहा है हमारे पास? आर एस, किस में मिल रहा है ये? ठीक बात है ना। तो हमने इसको बहुत धीरे धीरे लिया हुआ है ताकि आप इसको समझ पाएँ। समझ में आ गया आपको? अब हम क्वेश्चन को लिख लेते हैं ताकि आपका नॉन ग्रामर का सेक्शन ही हो जाए। हेडिंग बना लेंगे इसमें। ये एग्जाम का पेपर है आपका और ये पिछले बार वाला पेपर। हम लिखेंगे PQRS, नॉन ग्रामर हेडिंग बनाएंगे। PQRS कैसे सॉल्व करना वो बनाएंगे। थोड़ा सा 1-2 रूल्स लिख लेते हैं, रिपीट कर लेते हैं इसमें। कैंडिडेट्स आर एडवाइज्ड to read the question first. Candidates are advised to read the question first, then find out the subject. और सबसे पहले सब्जेक्ट को ढूंढे। Read the question first and then find out the subject. और फिर वो सब्जेक्ट को ढूंढे। क्वेश्चन भी पढ़ना है और सब्जेक्ट को भी ढूंढना है। पॉइंट नंबर नेक्स्ट लिखें, सब्जेक्ट कैन बी नाउन और प्रोनाउन। सब्जेक्ट कैन बी नाउन और प्रोनाउन। सब्जेक्ट या तो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा। पॉइंट नंबर नेक्स्ट, आफ्टर सब्जेक्ट द नियरेस्ट मीनिंग वर्ड ऑब्लिक वर्ब। जनरली सब्जेक्ट के बाद वर्ब भी आता है, तो नियरेस्ट मीनिंग वर्ड ऑब्लिक वर्ब शुड बी यूज्ड। तो जनरली सब्जेक्ट के आने के बाद जो है उसका नियरेस्ट मीनिंग जो वर्ड होता है, जो वर्ब होता है, वो आना चाहिए। और नीचे एक पर्टिकुलर नोट लिख लेंगे अच्छे से एकदम। बेसिक रूल ऑफ ग्रामर शुड बी अप्लाइड। जैसे अभी दैट वाला रूल बेसिक ग्रामर का रूल है ना आपका, तो बेसिक रूल ऑफ ग्रामर मस्ट बी अप्लाइड। तो ग्रामर का बेसिक रूल अप्लाइड होना ही होना है। बेसिक रूल ऑफ ग्रामर मस्ट बी अप्लाइड।
तो बताइए बेसिक रूल में अभी हमने दैट जो पढ़ा था, ये दैट को क्या बोला अभी, डिटरमिनर। तो ये आपको पता होगा तो ये सब्जेक्ट मानेंगे ना, अदरवाइज़ क्या कहेंगे सर दैट और सब्जेक्ट होता ही नहीं है, मेन सब्जेक्ट है और यहाँ से तो मेन स्टार्ट नहीं हो रहा। तो आपको पता होना चाहिए कि सब्जेक्ट की जो भी विशेषता बताता है हम उसको डिटरमिनर या एडजेक्टिव या जो भी वर्ड है ये एक्चुअली में ये सब्जेक्ट को ही माना जाता है। जैसे कि अगर हम स्टूडेंट कहें तो स्टूडेंट एक सब्जेक्ट है, लेकिन अगर सिंगुलर है तो बिना ये आर्टिकल ए के साथ यूज़ नहीं होगा। तो यहाँ पर ए से लग गया तो आप ये नहीं कह सकते सर ये सब्जेक्ट थोड़ा नहीं हुआ। तो एक्चुअली में ये सब्जेक्ट की ही, जैसे कि एक मंदिर है ज्ञानवापी मंदिर, सुना आपने, भारत में बड़ा विवाद चल रहा है इस पर। और ज्ञानवापी मंदिर में जो है नंदी बैल जो है ना उनका स्ट्रक्चर लगा हुआ और भगवान शिव गायब है। तो आर्कियोलॉजी ने कहा कि भाई नंदी बैल जब भी देखेंगे तो कहाँ पर देखेंगे, शंकर को ही देखेंगे। और ये शंकर कहाँ पर बैठे हैं, तो मस्जिद में बैठे हैं। और आपने कहा यहाँ पर तो शंकर है ही नहीं, हो ही नहीं सकता, हमारे नंदी बैल तो हो ही नहीं सकते। तो 500 साल तक ये लड़ाई चली। कहाँ की बात कर रहे हैं हम, ये वाराणसी की बात कर रहे हैं, सोचिए इसमें। तो उसी तरीके से अगर ये आर्टिकल दिख गया आपको तो क्या कहना होगा, सब्जेक्ट होगा कहीं ना कहीं। आप कहीं नहीं सब्जेक्ट नहीं है, नहीं हो ही नहीं सकता। नंदी बैल हमेशा शिव को देखेंगे और ये आर्टिकल किसको देखेगा, सब्जेक्ट को देखेगा हमेशा, बिना इसके यूज़ ही नहीं हो सकता। इस तरीके से आपके बेसिक ग्रामर ऑफ रूल एम्प्लॉय होते हैं। अब हम लिखेंगे प्रैक्टिस क्वेश्चंस, 2 क्वेश्चंस लिखकर काम चलाइए, जल्दी लिखिए फास्ट। एक क्वेश्चन 1 मिनट, दो क्वेश्चन 2 मिनट, पूरा करना है जल्दी से। हेडिंग बनाएंगे प्रैक्टिस क्वेश्चंस। चलिए लिखते लिखते बताइए मेरे को, अभी एक विवाद चल रहा है पेट्रोल में इथेनॉल मिलाने वाला। क्या आप लोग में से कोई इसका शिकार है क्या अभी जिनका गाड़ी उड़ी ख़राब हो गया है? पेट्रोल भराने से इथेनॉल था उसमें और पेट्रोल और इथेनॉल अलग हो गया, इंजन ख़राब हो गया। तो इसलिए पेट्रोल पंप पे जाकर जो है इथेनॉल सस्ता अगर मिल रहा है इसमें तो उसको हटा के पेट्रोल ही खरीदिए। अभी हिसाब से तो मेरे ख्याल से यही ठीक है। एक दूसरा और विवाद चल रहा है इसमें। नगर निगम की जितनी भी गाड़ियां हैं जो बैटरी से चलती हैं उनकी बैटरी को कोई भी मोबाइल से जो है ट्रैक करे। अच्छा तुम लोगों ने तो कुछ नहीं किया ऐसा कुछ, तुम्हारे पास तो ऐसा कुछ नहीं हुआ है। जितने भी ई रिक्शा है उसकी बैटरी जो है चाइना ने बनाए हैं। और अगर गाड़ी कोई जा रही है तो आप ब्लूटूथ पे जाके जो है इसको चेक करेंगे तो ब्लूटूथ में आ जाएगा, उसको करिए और उसको डिस्चार्ज और चार्ज करके जो है ऑन ऑफ किया जा सकता है। दिल्ली एमसीडी ने बड़ा परेशानी का सामना किया और अब कह रही है कि इसमें जो है इसका कुछ कोड फिक्स करके रखना चाहिए। हालांकि ये बड़ा सेंसिटिव सा इशू है, आप ही की गाड़ी कोई दूसरा बंद कर दे, बताइए कितना खतरनाक है। बैटरी वाली गाड़ी का भी फ्यूचर जो है अभी खतरे में पड़ गया। क्वेश्चन लिख लिए। क्वेश्चन लिखते रहिए, कीप ऑन राइटिंग। और जो मैंने समझाया, समझाने के लिए जो भी वर्ड है जैसे कि डाइवर्ज है उसको लिख लेने, बताना, इजहार करना, समझाना, ऐसे वर्ड का मीनिंग भी लिखते चलें इसमें। रिफ्यूज़ मतलब मना करना। रेड का मतलब रेडी होता है ना, पुलिस ने रेड डाल दिया, क्या कहेंगे हिंदी में इसको? अच्छा छापा, रेड को छापा, हाँ सही। अरे छापा कोई भी मार सकता है यार। मान लीजिए कि गांव में गरीब किसान जो है गांजा बना रहे हैं तो छापा सीबीआई तो नहीं मारती। उसमें पुलिस का ही रेड होगा आपका। आपके घर से अगर शराब की बोतलें निकल जाए तो सीबीआई तो नहीं आएगी, पुलिस तो पुलिस का ही छापा पड़ता है इसमें। नहीं कार्रवाई नहीं, छापा पड़ता है इसमें। अच्छा ये सब छोड़ी ना, इसमें काहे के लिए आप उसमें जा रहे हैं? मैंने अभी देखा एक गरीब आदमी था जो ट्रेन से जो है कहा कि 4 करोड़ का गांजा ला रहा था। आप लिखते रहिए, जल्दी लिखिए इसमें। लेकिन बोरा, जिस बोरे में पैक करके ला रहा था वो बड़ा ही अच्छा था, साफ़ सुथरा था और देखने में आदमी बड़ा गरीब सा एकदम
तो मैंने कहा कि किसी को भी शक हो जाएगा कि इतना ऐसा कपड़ा पहना हुआ आदमी इतने साफ साफ बोरे लेके जा रहा है इसमें, तो कुछ ना कुछ तो ज़रूर होगा। तो इसके हिसाब से उसको भी साफ कपड़े पहनने चाहिए थे इसीलिए पकड़ा गया होगा। अच्छा हो गया, अब चलिए आगे चलें। अभी ये दोनों क्वेश्चंस हम लोग के बन चुके हैं और इस क्वेश्चन के बाद आ जाएंगे ग्रामर। ग्रामर सेक्शन निकालते हैं और ग्रामर में हमारे पास चल रहा था कंजक्शन। जल्दी से हेडिंग बनाएंगे ग्रामर। पकड़िए पकड़िए इसको। ग्रामर के सेक्शन में हमारा कंजक्शन चल रहा है और कंजक्शन को हम लोग 2 लाइन में लिखकर दोबारा अपने टॉपिक में आ जाता है। लिखेंगे इंट्रोडक्शन। अच्छा, कंजक्शन में वर्ड देखें जंक्शन। जंक्शन का मतलब होता है जोड़। ऐसे पटना जंक्शन है ना, तो पटना जंक्शन को जंक्शन क्यों कहते हैं, पटना स्टेशन क्यों नहीं कहते हैं? वहाँ पर दो अलग अलग रूट्स को जोड़ा गया होगा, तो जंक्शन का मतलब जोड़ा जाना। क्या बात सही क्या? तो इस तरीके से सेंटेंस में जंक्शन का यूज़ किया जाता है। अच्छा, मैं क्वेश्चन पूछता हूँ आपसे, आप मुझे बताइए किसी भी सेंटेंस में सेंटेंस को बड़ा करने के लिए ग्रामर का कौन सा पार्ट यूज़ किया जाता है? मोनो सक्सेना बताएंगे। खड़े हो जाइए, खड़े हो जाइए। ग्रामर में सेंटेंस को जोड़ने के लिए, सेंटेंस को बढ़ाने के लिए ग्रामर का कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच यूज़ किया जाता है? हाँ आप बताइए। कंजक्शन एंड प्रीपोजिशन इज द करेक्ट आंसर। बैठ जाइए। तो कंजक्शन का काम होता है जोड़ना और प्रीपोजिशन का काम होता है रिलेट करना। रिलेट यानी उसके साथ समझाना। जैसे आई एम गोइंग हो गया, सेंटेंस ख़त्म। लेकिन अब मुझे गोइंग के बाद भी कुछ बोलना है। स्टेशन जा रहे हैं, क्लास जा रहे हैं, तो आई एम गोइंग टू स्टेशन। तो ये टू हो जो वर्ड जो हो गया ना, ये जोड़ नहीं रहा, रिलेट कर रहा। कहाँ जाने की बात को रिलेट कर रहा। जोड़ना, जबकि इंडिपेंडेंट 2 अलग अलग सेंटेंसेस को, बराबर के सेंटेंसेस को जोड़ने की बात हो। ज़्यादातर एग्जाम के क्वेश्चन कंजक्शन और प्रीपोजिशन से कंफ्यूज करने के लिए आते हैं। रामबाण बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। कंजक्शन और प्रीपोजिशन में कभी भी कंफ्यूजन हो जाए तो उसका एक ही सिर्फ आंसर है जिसको आप आराम से कर सकते हैं। प्रीपोजिशन के बाद हमेशा नाउन ढूंढिएगा। अगर नाउन मिल गया तो प्रीपोजिशन होगा। और कंजक्शन के बाद जनरली नाउन नहीं होता है, वो पूरा सब्जेक्ट और वर्ब का एक पेयर होता है। जैसे कि राम इज़ रीडिंग एंड मोहन इज़ प्लेइंग, तो मोहन इज़ प्लेइंग एक सेंटेंस हुआ, राम इज़ रीडिंग एक सेंटेंस हुआ। अगर मैं कहूँ राम इज़ रीडिंग और आगे एक वर्ड डाल दें, क्या कर डालें? बट नॉट मोहन। राम इज़ रीडिंग बट नॉट मोहन। अब बताइए कि बट नॉट मोहन में राम इज़ रीडिंग, तो बट नॉट में आपको कन्फ्यूज़न हो गया, ये क्या करें? तो आप सोच लीजिए किसी भी कंडीशन में अगर ये बट लगा हुआ है इसमें और सेंटेंस आगे पूरा नहीं हो रहा, तो ये कंजक्शन हो नहीं सकता, ये प्रीपोजिशन ही होगा। ठीक है, एक और सेंटेंस बोल रहा हूँ, ज़रा ध्यान से सुनिएगा। सभी लोग अलर्ट है कि नहीं? हाँ ना बोला करिए, तो पता चला दिमाग से उतर जाएगा। चलिए काम करते, एक सेंटेंस बता रहा हूँ। आई हैव बीन रीडिंग सिंस मंडे। आई हैव बीन रीडिंग, ठीक बात है। एक सेंटेंस हो गया क्लियर? अरे फिर से नहीं बोल रहे, दूसरा सेंटेंस सुनिए। आई हैव बीन रीडिंग सिंस ही लेफ्ट। आई हैव बीन रीडिंग सिंस ही लेफ्ट। ये दोनों ही सेंस में पहला सेंस कौन, दूसरा सेंस कौन? पहला सेंस कैसे पता चला? नाउन से पहले यूज हुआ। दूसरा सेंस क्योंकि 2 सब्जेक्ट वर्ब वाले इस पेयर को जोड़ रहा है। घुसा नहीं घुसा? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, टाइम एंड टेंस में भी चलेगा आपका, है ना, इसे में दिमाग लग जाता है इसमें। तो कंजक्शन का कन्फ्यूज़न हमारे प्रीपोजिशन से ज़्यादा रहता है और इसलिए मैंने आपको बिल्कुल स्ट्राइकिंग पॉइंट बता दिया जिसको आपको स्ट्राइक करके चलना है। तो अब हम कंजक्शन को थोड़ा सा 2 लाइन इंट्रोड्यूस कर लेते हैं। कंजक्शन इज़ द पार्ट ऑफ स्पीच। फास्ट लिखिए थोड़ा सा। कंजक्शन इज़ द पार्ट ऑफ स्पीच। कंजक्शन इज़ द पार्ट ऑफ स्पीच, ये भाषा का भाग है। कंजक्शन इज़ द पार्ट ऑफ स्पीच। Conjunction is the part of a speech which is used in the sentence to connect. To connect. अब लाइन चेंज करके लिखें। To connect two words, two clauses. कल clauses बता दिए थे। Two phrases.
तो आपको एक सेंटेंस दे, आसान के दे कि हार्ड दे? हार्ड दे क्या फ़ायदा, मुझे ही बताना पड़ेगा। कुछ लोग तो बिल्कुल कॉन्फिडेंट, हाँ आप ही बताएंगे इसमें, सही बात है। तो लिखते हैं इसमें आई हैव टू रीड एंड राइट। लिखना कुछ नहीं है, आराम से देखना है, इसको देख के एंजॉय करिए, फिर मेरे को बताइए कि क्या समस्या है इसमें। जिनको अरे माधुरी तुम कितने देर तक लिखोगे इसमें, इधर देखो, इधर 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 देखो, इधर देख के बताओ इसको। चलो जल्दी से बताओ, युवराज खड़े होकर बताइए जल्दी से, सभी को मौका देंगे है ना, कोई बचेगा नहीं इसमें। ट्राई करिए इसमें, आई हैव टू रीड एंड राइट, इसका क्या मतलब हुआ यही बता के छोड़ देंगे आपको। बिल्कुल सही बात है, नहीं पढ़ना है नहीं, मुझे लिखना और पढ़ना होगा, कंपल्शन को होगा के साथ करना। चलिए बहुत अच्छा, आप बताइए क्या समस्या है। अच्छा क्वेश्चन बढ़िया है कि नहीं है बताइए, हम ये मानना पड़ेगा आपको क्वेश्चन अच्छा है कि नहीं, ये नहीं है तभी फिर अलग बात है। आप बताइए सत्यम, आप बताइए खड़े हो गए, क्वेश्चन बढ़िया है कि नहीं? क्वेश्चन ठीक है। भाई मेरा काम इतना ही है, क्वेश्चन ठीक होना चाहिए, नहीं तो आप कहेंगे पता नहीं हार्ड हार्ड क्वेश्चन दे देते हैं हमें, हमसे ही क्यों पूछते हैं इसमें। आप बैठ जाइए, बैठिए, नहीं बताने से कोई पनिशमेंट थोड़ा ना, बता आपका नहीं जानना अधिकार है, तभी तो क्लास में क्या करना चाहिए था। अच्छा बैठिए, तो फिर मेरे से इसलिए कहा था कुछ भी दे दीजिए, मोनो सक्सेन आप बता दीजिए, आप भी बोल रहे थे, आप ही ने कहा था हार्ड दीजिए, बताइए जल्दी से। क्या बताना है अच्छा ये अगर बता ही देंगे आपको तो फिर तो क्वेश्चन का मतलब ही बिगड़ जाएगा। नहीं मैं आपको बता ही दूंगा तो फिर क्वेश्चन का तो मतलब ही बिगड़ जाएगा। अच्छा बैठ जाए, कोई बताने के लिए ट्राई कर सकता है? अच्छा कोई बताने के लिए ट्राई कर सकता है क्या? ट्राई तो करना था, इसमें कौन सा जा रहा था। आप ट्राई करना चाहेंगे थोड़ा सा, बैठे बैठे ही बता दीजिए। और कोई लड़कियों में 2-3 मौके हम दे देते हैं ताकि वो कहें हमें मौका नहीं मिला इसमें। अच्छा ठीक होगा। अच्छा हमारे पास कुछ लोग आते हैं, कहते हैं सर पूछने पर टाइम मिलता है कि नहीं बताने का। मैं कहता हूँ हम तो चाहते ही हमसे कोई पूछता ही नहीं है, लोग छुप के भाग जाते हैं इसमें। सर मेरे बच्चे पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा। मैंने कहा ज़्यादा ध्यान देंगे तो भाग जाएगा, इसलिए नहीं पूछेंगे इसमें। कंफ्यूज ना करें इसमें, आराम से रहेंगे। मैं आंसर दे दूँ अभी? ठीक, मैं कुछ चीज़ पूछूंगा पहले, फिर आप बताएंगे इसमें। उपलक्ष्य रेडी, जानने के लिए रेडी है? तुम्हें तो आगे बैठना चाहिए था, बोले थे तुम्हें। चलो बैठो बैठो बैठो। अब सबसे पहले देखते हैं कि इसमें कंजक्शन क्या है। ठीक बात है। अब इस रीड को टू रीड लिखा हुआ है तो यहाँ पर राइट लिखा हुआ है, जबकि ये बराबर के डिग्री को जोड़ता है, तो यहाँ पर आई हैव टू रीड एंड टू राइट होना चाहिए। अब आप कहेंगे क्यों होना चाहिए? क्योंकि यहाँ पर लिखा हमने कि 2 वर्ड को जोड़ता है, 2 क्लाउज को जोड़ता है और 2 फ्रेज को जोड़ता है। और फ्रेज का मतलब ये हुआ कि 2 ऐसे वर्ड जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब ना हो, 2 ऐसे वर्ड जो कि सब्जेक्ट और वर्ब ना हो। तो आप मुझे बताइए, टू रीड में वर्ब तो है लेकिन सब्जेक्ट है क्या? तो टू रीड क्या हुआ? फ्रेज हुआ कि क्लॉज हुआ? और क्लॉज होता तो क्या होता? तो आप मुझे बताइए कि अगर ये एक फ्रेज है तो ये फ्रेज किसको जोड़ेगा? दूसरा फ्रेज होगा उसी का ना जोड़ेगा। तो बताइए कि सिर्फ एक राइट लग गया तो राइट फ्रेज हुआ क्या? तो फिर कंजक्शन एंड कैसे यूज हो जाएगा? सही बोल रहे हैं कि नहीं? कुछ लोग से पता नहीं क्या बोल रहे हैं, हमें पता ही नहीं चल रहा है इसमें। आप क्लियर हो गए? तो हमें ध्यान रखना होगा, आपने ये इसको कहते हैं ना, सत्तू को छोड़ के आपने छोड़ दिया होगा। ये वही रूल है जिससे पूरा ग्रामर बदल रहा है, जिसको आपने कहा कि हमें तो पता है, आप बताइए कि आपको पता होने के बाद भी आप नहीं बता पा रहे। यही तो रूल है ना आपका, 2 शब्द को जोड़ेगा, 2 क्लॉजेस को जोड़ेगा और 2। तो अगर एंड यहाँ पर कंजक्शन हुआ तो ये फ्रेज को जोड़ेगा ना। टू रीड एक फ्रेज हुआ तो ये किसके साथ जुड़ेगा? टू राइट को जुड़ेगा। और इस फ्रेज के रूल को हम बाद में पैरेललिज्म के रूल में वर्ब में भी पढ़ते हैं इसमें। ठीक है, इग्नोर इट। तो आप सेंटेंस लिख लीजिए और उसको सही कर। जी तो आई हैव टू रीड और राइट एंड राइट गलत होगा। क्या चीज़?
आई हैव टू रीड एंड राइट की गलत। आई हैव टू रीड एंड टू राइट होना चाहिए, क्योंकि राइट का फिर वर्ब कहाँ चला गया। अब यहाँ पर अगर बाई चांस नहीं दिया जा रहा है, ध्यान से देखेंगे, अगर यहाँ पर नहीं दिया जा रहा है तो इसको कहेंगे हम इसको बेयर इन्फिनिटिव, हमें मानना होगा उसको।